हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज हम लोग टॉपिक मेनिया सीरीज में एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग SN2 मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। SN2 मैकेनिज्म एक ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो कई सारे रिएक्शन, नेम रिएक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, और यहाँ तक कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस तक में भी पूछे जाते हैं। हम लोग आज इस SN2 मैकेनिज्म की सारी थियरी डिस्कस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के, जस्ट रिसेंट ईयर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट SN2 के थियरी से आए हुए हैं, और हम लोग देखेंगे कि SN2 के क्वेश्चन काफ़ी इजीली हम लोग आगे आने वाले एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग थियरी को कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें हमें हमेशा एक सबस्ट्रेट चाहिए जिसके अंदर लिविंग ग्रुप हो, और फिर हम लोग एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर इसको भी डिसॉल्व करेंगे, इसको भी डिसॉल्व करेंगे ताकि होमोजेनियस मिक्सचर बन सके, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, कोलाइड कर सके और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके। फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप निकल के जाके उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। ऐसा देख के लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल ने आया, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफाइल आया सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर ये लिविंग ग्रुप अपने आप पहले ही निकल के चला गया, बाद में न्यूक्लियोफाइल आया जुड़ने के लिए, उस मैकेनिज्म को हम लोग SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये SN2 मैकेनिज्म है। इसमें होता यूं है कि न्यूक्लियोफाइल जब तक आके अटैक करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक लिविंग ग्रुप निकल के जाना भी स्टार्ट नहीं करता है। मतलब इसको अगर दूसरे भाषा में बोलूं तो लिविंग टेंडेंसी लिविंग ग्रुप की बहुत बेकार होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू पुअर होती है, और तो वो अपने आप नहीं निकल सकता है। डिसॉल्व करने के बाद वो अपने आप नहीं निकल सकता है जब तक कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना हो उसके ऊपर। ऐसे ही मैकेनिज्म को हम लोग SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हम लोग इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म इन विच लिविंग ग्रुप लीव्स व्हाइल न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। SN1 में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप फर्स्ट लीव्स एंड कार्बोकैटायन गेट्स फॉर्म्ड एंड देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच्ड। तो ये SN1 में होता है। एनीवेज SN2 में न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, अटैक नहीं करेगा, तब तक लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा नहीं। तो इसको अगर मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं इसी स्टेटमेंट को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप को जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना स्टार्ट करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट करेगा, पर ये धीरे धीरे होगा। ये ऐसा होगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा पर पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है, लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट किया पर पूरी तरीके से निकला नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल पहले फुल नेगेटिव था, अब जुड़ रहा है तो पार्शियल नेगेटिव होगा। ये पहले फुल न्यूट्रल था, अब निकल रहा है तो नेगेटिवली चार्ज के फॉर्म में निकलेगा, और ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका होता है R से, और लिविंग ग्रुप भी निकल चुका होता है माइनस के फॉर्म में R से। ये एक स्टेप का मैकेनिज्म है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आपसे सवाल में ये भी पूछा जाएगा कि इन SN2 मैकेनिज्म विच इंटरमीडिएट गेट्स फॉर्म, कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल ट्रांजिशन स्टेट। आप ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, और एनीवेज ट्रांजिशन स्टेट एक इंटरमीडिएट नहीं है, एक स्टेट है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा हम लोग, कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कर्व है, एक्सिस है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमने स्टार्टिंग में लिया था R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप, R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कलेक्टिवली कुछ रही होगी, हमने इनको मिलाया और ट्रांजिशन स्टेट बना, और एक टाइम के बाद लिविंग ग्रुप निकल के चला गया, हमें मिल गया R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल प्लस लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो स्टेज है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो बैरियर है एनर्जी बैरियर, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बोलते हैं फॉर एनी प्रोसेस। तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सीधा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक स्टेप में बन जाता है। समझ में आ रही बात। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि अगर
अगर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा तब तक लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल अटैक के बिना जब लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा है और न्यूक्लियोफाइल के पास उतना पावर है नहीं अटैक करके निकालने का, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं फिर से। मतलब फॉर SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग। SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। पहली चीज हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर स्ट्रांग होगा और ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकाल देगा बाहर। और रेट ऑफ SN2 एक और बात पे भी डिपेंड कर सकता है कि लिविंग टेंडेंसी अच्छी हो, मतलब बेटर हो, लिविंग टेंडेंसी पे भी डिपेंड कर सकता है, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर RI के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, RBr के साथ यही सेम काम हो रहा है, सेम कंडीशन पे, RCl के साथ हो रहा है और RF के साथ हो रहा है, तो रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर ये रहेगा, क्योंकि लिविंग टेंडेंसी यहाँ I माइनस की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर्स। तो लिविंग टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है SN2 और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो जरा हम इस SN2 का ऑर्डर लिखते, ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखते। हम लोग जानते हैं, काइनेटिक्स भी पढ़ चुके होंगे, तो रेट का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से होता है कि जो RDS स्टेप में इन्वॉल्व होता है उसी के कॉन्सेंट्रेशन से हम लोगों को मतलब होता है। किसी का काइनेटिक्स लिखते टाइम RDS स्टेप ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखेंगे जहाँ पे कि RDS में कौन कौन इन्वॉल्व है। RDS में एक तो सबस्ट्रेट खुद ही इन्वॉल्व है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि RDS में हमारे लिए सबस्ट्रेट की भी जरूरत है और न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत है, और ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अगर बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, इसलिए इसका बाई मॉलिक्यूलर नाम है, इस मैकेनिज्म का नाम बाई मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है इसलिए, ऑर्डर 2 है इसलिए नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 2 है इसलिए इसका नाम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब अगर सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग रेट ऑफ SN2 वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का प्लॉट देखें। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं था, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन 0, रेट 0। और अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन होगा, ठीक बात है, ओके। तीसरी चीज ये कि थोड़ा सा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करने का वक्त आ चुका है, पर उससे पहले हम इस रिएक्शन को थोड़ा और थॉरली देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे भाई? R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है यही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है कि नहीं? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके ऑपोजिट में अटैक करता है, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इसी एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देता है, कहाँ पे? एंटी बॉन्डिंग। या याद रखने के लिए क्या बोलेंगे कि लिविंग ग्रुप जो भी होता है उसके ऑपोजिट से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना स्टार्ट करता है। और फाइनली ये कुछ इस तरीके से R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल प्लस लिविंग ग्रुप बन के रेडी हो जाता है, ठीक बात है। अब अगर इस यहां पर कोई कार्बन ही तो होगा, अगर इस कार्बन पे पहले से ही बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया जाए, मतलब मैं डिग्री के बारे में बात करने जा रहा हूं अब, कि उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप था उसकी डिग्री अगर बहुत ज्यादा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल उस हद तक एंटी बॉन्डिंग तक पहुंच नहीं पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब जब नहीं पहुंच पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके कार्बन जिस पे लिविंग ग्रुप है उस पे हिंड्रेंस कितना ज्यादा है।
है कि नहीं, उस बात पे भी डिपेंड करता है। हिंड्रेंस ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच पाएगा, हिंड्रेंस कम तो न्यूक्लियोफाइल पहुंच पाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस एट C bonded to leaving group. Rate of SN2 is directly proportional to hindrance, inversely proportional to hindrance at carbon bonded to leaving group। मतलब कहने का क्या है कि अगर 1 डिग्री या 0 डिग्री है उसमें SN2 सबसे फास्ट होगा, फिर इसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो SN2 होता भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये हिंड्रेंस पे भी हो गया बात। अब इसी पॉइंट से ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑपोजिट से डायरेक्ट अटैक हो रहा है, उसी पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि यही कार्बन था, ये R था, कोई अल्काइल ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और लेट्स से ड्यूटेरियम और ये लीविंग ग्रुप। तो अगर अंदर की तरफ लीविंग ग्रुप है तो इसका एंटी बॉन्डिंग उसके ऑपोजिट में होगा, बाहर की तरफ होगा। इसको ट्रीट कर दिए न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा भाई, इसके बाहर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये निकल के जाएगा बाहर। अब जरा ध्यान से समझो, ये हाइड्रोजन बाहर, ड्यूटेरियम बाहर की तरफ है, ये इसी प्लेन में है, और लिविंग ग्रुप एकदम प्लेन के अंदर की तरफ है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वहां पर जहां पर ये ना तो ढंग से टूटा होगा लिविंग ग्रुप का बॉन्ड, ना तो न्यूक्लियोफाइल का ढंग से बना होगा। मतलब कार्बन R और यहीं पे H और इसी प्लेन के जस्ट बाहर D, इधर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, इधर को जा रहा है लिविंग ग्रुप Lg माइनस, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डेल्टा माइनस। ये ऑल टुगेदर जो ट्रांजिशन स्टेट है पूरा नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज, और हमें यह भी पता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट ही का बनना RDS स्टेप है। तो अगर RDS स्टेप का प्रोडक्ट स्टेबल होगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल कर दिया जाएगा तो पूरा रेट फास्ट हो जाएगा, है कि नहीं, पूरा रेट फास्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सबस्ट्रेट जिसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हों जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, एनीवे ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर इस कार्बन पे ऐसे ग्रुप लग जाएं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखते हों तो ये नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा स्टेबलाइज कर देंगे। पहले से नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो स्टेबलाइज कर देंगे। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होने का मतलब आप समझ सकते हैं, एक्टिवेशन बैरियर घटना। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना मतलब एक्टिवेशन बैरियर नीचे घटना, और एक्टिवेशन बैरियर नीचे घटने का मतलब रेट फास्ट हो जाना। समझ में आ रही बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं कार्बन पे तो दैट विल फेवर, दैट विल सपोर्ट, दैट विल एनहांस रेट ऑफ SN2। समझ में आ रही बात? ओके, आगे इससे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या होगा। आगे चलेंगे तो ये लिविंग ग्रुप निकल के चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बचेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब बचेगा तो देख जरा ध्यान से, कार्बन बॉन्डेड टू R, ठीक है, कार्बन बॉन्डेड टू R। अब यहीं पे हम लोग लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल को, यहीं पे D रहेगा और यहां पे और जहां हाइड्रोजन था प्लेन में, उसी प्लेन में H रहेगा। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा, उल्टा हो गया। जिधर लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन ऐसा था, R H D और यहीं पर था लिविंग ग्रुप। उसके बाद अब बन के रेडी क्या हो गया, R H D और यहीं पर था न्यूक्लियोफाइल, यही बन के रेडी हो गया। अगर ये कार्बन कायरल है तो ये भी कार्बन कायरल होगा, और अगर इस लिविंग ग्रुप की जो भी CIP प्रायोरिटी है इस मॉलिक्यूल में, लेट्स से इसकी लिविंग ग्रुप की CIP प्रायोरिटी 1 है और इसकी भी CIP प्रायोरिटी 1 हो गई, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर ये R होगा तो ये S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सचेंज कर दे रहे हैं हम लोग। कायरल सेंटर के अलोंग एक एक्सचेंज या ऑड एक्सचेंज हमेशा मॉलिक्यूल को बदल देता है, और कायरल सेंटर के अलोंग इवन एक्सचेंज हमेशा मॉलिक्यूल को सेम रखता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, है ना, बस लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया है।
तो इसीलिए अगर सीआईपी प्रायोरिटी लिविंग ग्रुप की इस मॉलिक्यूल में जो भी है वही सीआईपी प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल की इस मॉलिक्यूल में है, सेम है, तो हमेशा इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन हैपेंस, 100% इन्वर्जन हैपेंस। और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन भी इसी को बोलते हैं। तो SN2 में हमेशा 100% इन्वर्जन होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, जबकि SN1 में रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। और इस SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बल्कि रेसमाइजेशन का रिएक्शन है। इसमें दोनों स्टीरियो आइसोमर बराबर बराबर अमाउंट में बनते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ समराइज कर लिया है, बस इसको एक जगह हम लोग लिखते हैं, फैक्टर्स, फैक्टर्स सपोर्टिंग SN2। SN2 में सबसे पहला फैक्टर 0 डिग्री, सबसे फास्ट 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो होता भी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट्स SN2। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स SN2। उसके बाद बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स SN2, है ना, बेटर लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स SN2। ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारा SN2 कंप्लीट हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये था थियरी SN2 के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाई SN2 के प्रॉब्लम्स कैसे हैं। तो SN2 का प्रॉब्लम आपके सामने 2024 27 मई जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। और सवाल कुछ इस तरीके से, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल अल्काइल हैलाइड। कायरल अल्काइल हैलाइड का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर ना कोई POS है ना कोई COS है। ठीक है, आइए देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कायरल अल्काइल हैलाइड इज, पहला स्टेटमेंट, रिटेंशन ऑकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। नहीं भाई, इतना तो सही है कि इन्वर्जन SN2 में होता है लेकिन रिटेंशन नहीं होता है। रिटेंशन नहीं, रेसमाइजेशन होता है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। रेसमाइजेशन हैपेंस इन SN1, इतना बात तो सही है भाई यार। एंड रिटेंशन हैपेंस इन SN2, गलत। रेसमाइजेशन हैपन इन बोथ, ये भी गलत, ये तो गलत था ही। तो रेसमाइजेशन हैपेंस इन SN1 सही बात है, एंड इन्वर्जन हैपेंस इन SN2, दोनों बातें सही है यहां पर। करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट with secondary alkyl halide which do not have bulky substituent will follow SN2 mechanism। जरा ध्यान से कह रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर हम, जिसके पास बल्कि ग्रुप भी नहीं, मतलब कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप पे कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। अब तुम सोचो, कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, ये सारे चीज डायरेक्टली हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये SN2 का ही पाथवे चूज करेगा। तो वही ये भी बोला जा रहा है यहां पर भी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हिच डू नॉट हैव बल्की ग्रुप सपोर्ट्स या फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, ये है कि नहीं? सारी बातें SN2 को ही इंडिकेट कर रही हैं। दूसरा स्टेटमेंट, अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस इथेनॉल फॉलोज मैकेनिज्म। यहां न्यूक्लियोफाइल की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात हुई है। देखो,
सॉल्वेंट भी कई केसेस में न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट भी है और इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल भी है, पर लार्ज एक्सेस इथेनॉल का मतलब इथेनॉल एक पोलर सॉल्वेंट है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी आयनाइजेशन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है अगर पोलर सॉल्वेंट है तो। इथेनॉल एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट में जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड विद, और इथेनॉल एक न्यूट्रल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर सॉल्वेंट हमेशा SN1 पाथवे फॉलो करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, हमेशा बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, तो ये बात भी सही है। तो क्या बोला जा रहा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कुछ खास तो इसमें था नहीं। ये सब मैकेनिज्म, ये सब थियरी में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था, है कि नहीं। नेक्स्ट, अपने सामने 2 रिएक्शन दिए हुए हैं भाई, ठीक है, वेयर NU इज न्यूक्लियोफाइल। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द अबव 2 रिएक्शंस। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन 1 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन 2 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन 1 क्या है देखते हैं, ठीक है। ऐसा इसको देख के लग रहा है कि R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप और R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली यहां भी R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप, Cl इज लिविंग ग्रुप, और R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल, Cl को हटा के न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। लेकिन अंतर है, ये ग्रुप -M इफेक्ट लगाएगा इस कार्बन पे जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप पे -M इफेक्ट लगा रहा है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये बोलो सही है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और ये ग्रुप +M इफेक्ट लगाएगा जो कि इस कार्बन पे नेगेटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगा, नेगेटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगा। अब देखो नेगेटिवली चार्ज, तो अगर Cl- निकल के गया बाहर, कार्बोकैटायन बना तो ये +M से उसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर SN2 करवा दिए तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर महसूस होगा इस कार्बन पे। समझ में आ रही बात? इस ग्रुप के लगने से इस कार्बन पे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी महसूस होगी, जो कि अच्छा है SN2 के लिए। इस ग्रुप के लगने से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्सेस समझ में आएगा, जो कि अच्छा है SN1 के लिए, क्योंकि वहीं पे कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन को सपोर्ट स्टेबलाइज कौन करता है? प्लस वाले ग्रुप, +M वाला, +H वाला, +I वाला, वो सब सपोर्ट करता है, स्टेबलाइज करता है। तो अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करा तो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाना सही रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनना मतलब SN1, और SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बनना, ट्रांजिशन स्टेट सीधे बनना, और ट्रांजिशन स्टेट बनना मतलब दिस इज SN2, और SN2 अभी हम लोग को देखे कि इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर पे सीधे सीधे सवाल है, रिएक्शन 1 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन 2 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, यही करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि ये 2023 का क्वेश्चन था, पर फिर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ये 2-4-10 मिनट की थियरी भी अगर कोई देखे तो उसमें से भी, उस कॉन्सेप्ट से भी ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपका SN2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा और एनहांस हुआ है, और आने वाले टाइम में आप SN2 के क्वेश्चंस और इजीली कर पाएंगे, और आपका समय खर्च नहीं होगा, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं गेन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।